हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। आज हम जानते हैं कि आज मैंने टॉपिक रखा टिप्स एंड ट्रिक्स, वो भी बीटेट के लिए, 2017 बीटेट के लिए। आइए जानते हैं कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हम आजमाएंगे तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके, इसमें देखिए होता है टोटल मार्क्स 150 का, हम जानते हैं पहले से ही। क्वालिफाई मार्क्स है आपका 90 नंबर। 90 नंबर हमको लाना है। सबके लिए मैं बता रहा हूँ 90 नंबर, कुछ लोगों के लिए 83 है। इसमें 90 नंबर आएंगे क्या, इसको जानते हैं पहले। इसमें प्रश्न रहेंगे, मनोविज्ञान से 70 प्रश्न आते हैं। इसलिए मैं साइकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, आपको भी ध्यान देना चाहिए। 70 क्वेश्चन, जिसमें कम से कम 50 तो आपको लाना जरूरी होता है। अब आए हिंदी पे। हिंदी में 20 में आप 15 तो जरूर लाएंगे। मैंने कंप्लीट हिंदी का वीडियो भी बनाया है, उसको देख लें। कुछ चीज़ छूटे हुए हैं, जैसे लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पर्यायवाची, इस सब को आपको खुद से कंप्लीट करना है। एक बार देखना है बस। बहुत सारे बुक हैं, उसको खरीद लीजिए, देख लीजिए। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कहिए, मैं एक दिन उसको, मैं केवल उसका पिक्चर स्लाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं केवल। अगर कहिएगा तो उसको स्लाइड कर दूंगा एक दिन। तो हिंदी में 20 प्रश्न में से आपको तो 15 तो लाना ही होगा। भोजपुरी में से भी 15 आ ही जाएंगे। भोजपुरी हो चाहे अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें 15। ये हो गए टोटल आपके 80। ये 80 हो गए। अब बच्चे 10 नंबर। 10 नंबर कहाँ से लाएंगे हम लोग, इससे लाएंगे। 40 में से कम 20 तो आएंगे। उतना तो है ना नॉलेज आपके विषय में, अपने विषय में। 10 या 20, मैं इसको 20 ही रखता हूँ। 50% तो ला ही सकते हैं आप। इसमें 50% तो ला सकते हैं ना। हो गए 100। बहुत ईजी है क्वालिफाई होना है, और उसके बाद भी माइनस मार्किंग नहीं है। अब मन से पढ़ें, दिल से पढ़ें तो जरूर क्वालिफाई होंगे। चलिए अब टिप्स पे आते हैं। क्या क्या टिप्स जरूरी होता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। ये देखिए 20, कम से कम 20 से ये 30 आना चाहिए आपको। यहाँ आपको 30 लाना ही है। हर हालत में जो बोला है मैंने, उसको पढ़ना ही है। आज मैं संपूर्ण पढ़ाऊंगा, संपूर्ण क्या क्या करना है आपको आगे, वो संपूर्ण बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं संडे को स्पेशल बताऊंगा, स्पेशल कोई ना कोई टॉपिक हल करूंगा, डिस्कस करूंगा, जैसे भी वो ख़त्म करूंगा, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैंने प्रोसेस बता भी दिया पहले से कि सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, तो जो रेड रेड कलर का होता है, फिर इधर बगल में जो बेल होती है, जो घंटी होती है, उस पर क्लिक करेंगे, फिर नोटिफाई करके सेव कर देंगे, ओके करके। तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा। तो आपको मैंने बताया 70 में से 50 लाना है, इसमें 15, इसमें 15 ज़रूर लाना है, जैसे भी आपको लाना ही होगा। ठीक है बच्चे, मैथ में या मैथ साइंस या सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में आपको 40 में से 30 लाना ही होगा, तब जाके आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। ठीक है, इतना कम से कम तो लाना ही होगा। अब आइए जानते हैं कैसे लाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं साइकोलॉजी के बारे में टिप्स देख लेते हैं हम लोग।
इसको हल करते समय हमेशा स्टूडेंट के फायदे या हित को देखें। हमेशा जो बालक होता है उसका फायदा देखिए, उसको किस में फायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या चीज़ करें हम कि उसको फायदा हो। अब इसका मतलब बहलाना, फुसलाना, रटवाना ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। एक इथिकल वे से केंद्र में हम बालक को रखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा होती, बाल केंद्रित, बालक को केंद्र में रख के शिक्षा देना। जब साइकोलॉजी में जो भी क्वेश्चन आएंगे थ्योरी से छोड़ के, तो टोटल प्रश्न उसी को अगर हित में रख के देखा जाए, बाल केंद्रित शिक्षा के हित में रख के देखा जाए, तो टोटल में टोटल सही हो जाएंगे, बशर्ते उसमें स्वार्थ कहीं से भी नहीं हो, जबरदस्ती, रटाना ये शब्द कहीं से भी नहीं हो। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। जो बड़े आंसर होते हैं वो लगभग सही होते हैं अगर सार्थक हो तो। बहुत सारे बड़े आंसर देते हैं। सबसे पहले मैं पूछता हूं, बड़ा आंसर गलत क्यों देगा? कभी कभी नहीं लगा देता है, तो दो एक ही जैसे होते हैं, एक में नहीं है, एक में हाँ है। हमको पढ़ने से लग रहा है थोड़ा सा बेनिफिट दे रहा बालक को, तो उसको हम लोग टिक कर देते हैं। प्रश्न के अंत में नहीं शब्द होते हैं, उसे ध्यान अवश्य रखें। इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो नहीं शब्द होते हैं उसको हमेशा अंडरलाइन कर लिया करें। उसको हमेशा क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। और साथ में प्रश्न में जो स्पेशल होते हैं, स्पेशल मान लीजिए हल करते समय हमेशा बच्चे, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। उससे क्या होता है ना, जब हम पढ़ते हैं तो उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है कि ये पूछ रहा है, अंडरलाइन किया है मैंने, नहीं भी अंडरलाइन को, वो अंडरलाइन ना हमेशा उस पर ध्यान जाता है। जब भी ऑप्शन पढ़ते हैं ना, तुरंत ऊपर देखते हैं तो अंडरलाइन पे ही ध्यान जाता है। इसलिए मैं कहता हूं उसको अंडरलाइन करने के लिए। तो आप नहीं शब्द को और हल करते समय जो भी टॉपिक होता है, जो पूछ रहा उसको अंडरलाइन कर देंगे, तो आप अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करेंगे। याद करने वाले, रटने वाले शब्द हमेशा गलत होता है, पहले भी बताऊं। अर्थात बच्चे को याद नहीं करना है, उससे ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, अनुशासन में ज़बरदस्ती नहीं रखना है। स्व अनुशासन होना चाहिए, उसके अंदर से फीलिंग्स आनी चाहिए। कोई भी चीज़ थोप नहीं देना है, अपने आप को फ्री नहीं रखना है। उन्हें अन्वेषण करके सीखने पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमेशा दिखा के पढ़ाना चाहिए। जैसे जब बीएड हम लोग कर रहे थे तो उस समय क्या होता था कि हम लोगों को थ्योरी नहीं पढ़ाना, कुछ ना कुछ लेके आइए आप और शो कीजिए, उसको देख के पढ़ाइए। बच्चे को भी लगेगा कि हम प्रैक्टिकल रूप से उसको देख रहे हैं। ये चीज़ होना चाहिए। इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे तो उसको आप टिक करेंगे। विधियां मैंने विस्तार पूर्वक पढ़ाया है, सारी विधियां मैं बता चुका हूँ। अभिसारी, अपसारी, सारी विधियां मैं बता चुका हूँ, सबको देख लीजिए। हमेशा मनोविज्ञान के प्रश्न हल करते समय प्रैक्टिकल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। हमेशा जब भी किसी भी प्रश्न को हल करें तो प्रैक्टिकल सोचे, प्रैक्टिकल, उससे प्रैक्टिकल प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं कि नहीं दैनिक जीवन में, इस पे भी ध्यान दें हमेशा। उसका दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम सीखते हैं कोई चीज़, लर्न करते हैं, उसका प्रभाव उससे क्या हुआ,
मैंने इतिहास पढ़ा, चाहे भूगोल पढ़ा, चाहे साइंस पढ़ा, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ मेरे को? चाहे बच्चे को क्या फ़ायदा हुआ? अब बच्चा बन के सोचिए कि बच्चे को क्या फ़ायदा हो। अगर किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो अगर बालक से संबंधित तो बालक बन के हल कीजिए, अगर टीचर से संबंधित हो तो टीचर बन के उसको हल कीजिए। शिक्षक अगर होते हैं तो समझिए हम शिक्षक हैं, उसमें होते हैं। और उसमें ये नहीं कि आप अपना बेनिफिट देख रहे हैं कि हम बच जाएं, नहीं, एकदम निष्पक्ष, किसी का बिना पक्ष लिए उसको हल कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसके तह तक जाएं। क्या छात्र को लाभ हो रहा है? क्या छात्र को इससे लाभ हो रहा है? इसको जरूर देखें। कभी भी पढ़ाते समय छात्र को एकाएक नई बातें नहीं पढ़ा सकते। बीएड में आपको बताया गया है, एकाएक कोई भी टॉपिक ना नई बातें नहीं पढ़ा सकते। जब प्रस्तावना लिखते हैं हम लोग, उसमें ये बात लिखा जरूर होता है, पुरानी बातें जो जानते, पुराना ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना होता है। पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हैं हम लोग। इस बात को ध्यान रखें। इससे संबंधित एक भी आता है प्रश्न, उसको हल कर। अगर छात्र नहीं समझ पा रहे तो शिक्षक, अगर छात्र नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं सब बुद्धू है। इसका मतलब आपकी विधि में, आपके कौशल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो खुद पे आप डाउट लगाएं। छात्र पे कभी भी डाउट नहीं लगा सकते। कभी भी छोटा बच्चा गलत नहीं होता, कुछ भी गलतियां नहीं, तो उससे तो हम बनाते हैं। जो भी बनाना होता, किसी भी चीज का कारण जानना होता, हमेशा छात्र का फायदा देखें। अब पढ़ाते समय छात्र को व्यस्त एवं रुचिपूर्ण पढ़ाएं। उसे रुचिपूर्ण, सबको लगे कि कुछ नया मिल रहा है हमें, सब अट्रैक्ट रहे आपके ऊपर, इस तरह पढ़ाएं। ये नहीं कि कुछ दे दिए बनाने के लिए और आप फ्री हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो गलत होता है। आप छात्र के लिए इस तरह के प्रश्न ऊपर बातें ध्यान में रखकर हल करें। हमेशा एक तराजू में छात्र, दूसरे में प्रश्न रख के तुलना करें। एक में बच्चे को रखें, बालक को रखें, दूसरे में प्रश्न को रखें। प्रश्न भारी है कि ये भारी, उसके बाद बनाएं उसको। दुनिया क्या करती है, टीचर आज के क्या करते हैं, ये कभी नहीं सोचे कि वो टीचर ऐसे किया था, ये किया था, वो किया था। इस बारे में कभी सोचे ही नहीं, कभी नहीं सोचे। ऐसा करने से आपके साइकोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। कुछ मैंने टॉपिक भी लिखा है जिसको आपको करना होगा, सॉल्व पढ़ना होगा। जैसे पियाजे के बारे में मैं बता चुका हूँ, 4 होते हैं, दोबारा नहीं बताना चाहता मैं, चाहे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। 0 से 24 होता है। और इसमें एक और बात बता देना चाहता हूँ कि वो बालक जो होता है 2 साल तक 100 शब्द को सीखता है। कितने? 100 शब्दों को सीख लेता है। तो एक होता है 24 तक, 0 से 24, जिसको संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। इसमें बालक क्या करता है, छोटा बच्चा खिलौना लेने होता है तो चादर को खींच के अपने पास खींच लेता है, तो वो खिलौना प्राप्त कर लेता है। इस तरह के किसमें करता है वो? जन्म से 24 वर्ष तक, यानी अपने अंगों के सहारे, संवेदी अंगों के सहारे वो क्या करता है, वो खींचा चद्दर को और वो ले लिया। प्रैक्टिकली बच्चे को देख रहे हैं, उससे संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो सॉल्व कीजिए। पियाजे से संबंधित 0 से 2 वर्ष में उसने क्या क्या किया। उसके बाद आता है 2 से 7 वर्ष, पाक संक्रियात्मक अवस्था को। 2 से 7 वर्ष के बारे में सोचिए, उसने क्या क्या किया। पहले उसको देखा, फिर 2 से 7 में थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाने के बाद क्या करता है, देखता है, समझता है,
नकल करता है, खेलता है, अनौपचारिक, जिसका अनौपचारिक हो गया मतलब अजीब दूसरी तरीके का तर्क करता है, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, प्रश्न करने लगता है, ये कैसे बना, मोबाइल से क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न करता है। उसके बाद आता है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये होता है आपका 7 से 12 होता है। कुछ 7 से 12 में वो क्या करता है, मूर्त रूप से वो क्या करता है, अब वर्गीकृत करता है, कुछ नया बनाता है। 7 से 11 हो गया, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया, दोस्तों के साथ मिलता है, कुछ कल्पना करता है बनाने की, तो ये मूर्त रूप से हो गया। अब आते हैं ठोस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 से व्यवस्था अवस्था में, यानी 11 से अधिक। तो इसमें क्या होता है कि बालक चिंतन करता है, अमूर्त रूप से चिंतन करता है, जो भी प्रयोग किया उसके रूप में वो चिंतन करने लगता है, अनुप्रयोग करता है, निष्कर्ष निकालता है। अब आप सोच भी सकते हैं 11 के बाद बच्चा क्या करता है, थोड़ा बहुत सोचने लगता है, निष्कर्ष निकालने लगता है, जो भी है उसका प्रयोग करने लगता है, यूज करने लगता है। अब आते हैं वाइगस्की पे। अब इनका क्या है, इनका सबसे पहले मैं इनका बता देता हूँ, इनका सिद्धांत को क्या कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। जेपीडी इन्होंने बनाया है, इन्होंने जेपीडी स्तर के बारे में बताया है कि जेपीडी का फुल फॉर्म होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभव विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास क्षेत्र या जेपीडी कहते हैं। समझ में आ गया? जो वास्तविक विकास है उसमें से जो संभावना करते हैं उसमें से घटा देने पे आपका आता है समीपस्थ विकास क्षेत्र। ये किसका है, कोवायोगट्स्की का है। दोनों क्लियर? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बता चुका है, उसको एक बार फिर से नहीं तो वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन हल करते समय कि सतत नियमित रूप से उसका मूल्यांकन करना, सतत नियमित रूप से उसका मूल्यांकन, बच्चे को देखना, शैक्षिक और सह शैक्षिक भी। क्लियर? शारीरिक निशक्त, अधिगम निशक्त, शारीरिक रूप से निशक्त, अधिगम रूप से निशक्त बच्चों का ये बारे में आप जरूर पढ़ें। एक बार मनोविज्ञान का अगर किताबों को थोड़ा देर लगेगा 5 मिनट, उसको देख ले। शारीरिक रूप से निशक्त होता है उसका क्या क्या प्रॉब्लम है, अधिगम निशक्त क्या होता है, सीखने में जो निशक्त होता है इसके बारे में भी मैंने चर्चा की है। यानी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पढ़ ले किताब से। दृष्टिबाधित स्वर्णबाधित प्रतिभाशाली बच्चे, दृष्टि जिसको नहीं दिखाई देता है, श्रवण जो सुन नहीं सकते हैं, और प्रतिभाशाली बच्चे। इसके बारे में ही पढ़ ले एक बार। दृष्टिबाधित जिसको दिखाई नहीं देता, वो कैसे सीखते हैं, ब्रेन लिपि द्वारा। जो सुन नहीं सकते हैं उसको कैसे सिखाया जाता है, इशारों द्वारा। सुन नहीं सकते यानी देख तो सकते हैं, वो देख सकते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं, जिसको संकेतों द्वारा पढ़ा सकते हैं। अब आते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल हाई लेवल होता है, कितना होता है 140 अधिक,
इसको भी पढ़ ले। वो कुछ ना कुछ सृजनात्मक होते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं। सृजनात्मक बच्चे भी आ जाए, कुछ ना कुछ बनाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाते हैं। संज्ञान और संवेग, संवेग के उत्तेजना, भावात्मक, ये भाव अंदर से पैदा होता है। इस तरह के प्रश्न एक दो आ जाते हैं जो स्पेशल होते हैं इसमें से। अभिप्रेरणा, ये टॉपिक लिखा है तो मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूं कि आप एक बार देख भी लेंगे। अभिप्रेरणा और सीखना। अभिप्रेरणा, उसके अंदर कोई प्रेरणा जगाना, बाहर से कुछ हमने दिया और उसके अंदर कुछ जागा, अभिप्रेरणा हुआ। और सीखना, अभिप्रेरणा और सीखना में संबंध क्या, कैसे सिखाते हैं। इसको देखिए, जैसे कोई बच्चा, सपोज कीजिए जनरल यूज में हम लोग देखते हैं, कोई भी बच्चा अच्छा काम करता है, अगर हम उसको अभी प्रेरणा नहीं दें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है अगली बार करे या नहीं करे। अगर हम उस पर, मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा ही काम करता है, उस पर अभी प्रेरणा हम गलत दे, तुमने तो बहुत गलत काम किया, अगली बार से करेगा, करने से पहले सोचेगा। अब वहीं पॉजिटिव दें तो क्या होगा, बेनिफिट होगा ना उसको। तो यही होता है सीखने में भी, यही इसी तरीके से प्रयोग करते हैं। इसी तरह के प्रश्न आएंगे तो हमेशा आप पॉजिटिव देखेंगे, निगेटिव कभी नहीं देखेंगे। तो ये था साइकोलॉजी आपका। अब हिंदी और या भोजपुरी तथा अन्य विषय पे आते हैं। उसका संज्ञाश, इसमें होता है एक ऑन सीन पैसेज, एक पैराग्राफ दे देगा, नीचे उसको सॉल्व करना होता है। तो उसको आपको कैसे करना है कि हमेशा आपको बनाना है, हमेशा बनाना है, बना डालना है। 10, 20, 50, इंग्लिश हो, भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो। भोजपुरी छोड़िए, हिंदी हो, भोजपुरी तो आपको जानते ही होंगे। आप हिंदी का बना डालिए, चाहे अंग्रेजी से हैं अंग्रेजी का बना डालिए, संस्कृत से हैं तो संस्कृत का बना डालिए। बहुत सारे किताब हैं उससे बनाइए। भोजपुरी का मैं पोस्ट करूँगा, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। तो ये विषय जो हैं वो हो गए। उसके बाद आता है आपका व्याकरण। शब्द युग मैं पढ़ा चुका हूँ। जो रूढ़ होता है, यौगिक होता है। रूढ़ हो गया जिसको तोड़ने पे कोई शब्द, जिसको तोड़ दें तो हम क्या होता है कि कोई भी शब्द नया नहीं बने। जैसे घोड़ा, 2 भागों में घोड़ा, तो कोई भी अर्थ निकला दोनों का नहीं निकला। यौगिक होता है जिसको तोड़ने पे क्या हो, दोनों शब्द का अर्थ निकले। विद्यार्थी, विद्या जो अर्थ ही एक ही शब्द होता है, बाकी सब योग रूढ़। उसके बाद आता है लोकोक्ति। को लोकोक्ति आप एक बार देख लेंगे, नेट पे भी सर्च कर लेंगे, आपको लोकोक्ति मिल जाएंगे, मुहावरे मिल जाएंगे। मुहावरे क्या हो गया, मुहावरे में आपका हो गया कि जैसे अदगल गगली छलकत जाए, इस तरह के मुहावरे बहुत सारे हैं, उसको देख ले। पर्यायवाची शब्द भी देख लेंगे आप, 1-2 पर्यायवाची शब्द जरूर रहेंगे। विलेम शोध, उल्टा, दिन का रात। काल, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कारक, कारक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। वचन, एक वचन, बहुवचन, एक का बोध हो, बहुत का बोध हो, इस तरह इसको देख लेंगे। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इसको देख लेंगे। विशेषण, किसी विशेषता बताए किसी चीज़ की। सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम तो जानते ही हैं आप, संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं और संज्ञा के बदले में कोई आए तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, राम संज्ञा हो गया, जब वह कहेंगे राम को तो सर्वनाम हो गया। और इसकी विशेषता बताएंगे तो ये विशेषण हो जाएगा। राम अच्छा लड़का है तो ये विशेषता हो गया। राम एक राम को लिंग में करेंगे तो राम पुल्लिंग है। वचन में करेंगे तो राम एक वचन है, ठीक है। और कारक में करेंगे कैसे, राम ने ये काम किया, कर्ता हो जाएगा यहाँ, कर्ता कारक। काल में राम ये काम कर रहा है तो ये क्या आ जाएगा आपका, राम ये काम करेगा तो ये भविष्य काल में हो जाएगा।
वर्तमान में ये काम कर रहा है, और पास्ट में क्या हो जाएगा, ये काम कर चुका था, राम वो काम कर चुका था। तो ये क्या हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा। विलोम, जैसे रात दिन, पर्यायवाची, ये तो आप देख लेंगे लोकोक्ति, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं एक, और इसको याद ही करना होगा। अब आते हैं हम लोग, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, लैंग्वेज हो गया, 2 लैंग्वेज जो रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग साइंस में। साइंस में सबसे पहला टॉपिक आपका मैंने रखा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्यों रखा है ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न, किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो बायोलॉजी से अधिक प्रश्न आते हैं। जैसे में विटामिन वसा में घुलनशील है, विटामिन नहीं, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ये 2 तरह के प्रश्न पूछता है, जैसे वसा में कौन सा चीज़ घुलनशील है और जल में कौन सा चीज़ घुलनशील है, चाहे नहीं है। तो सपोज कीजिए आपको दिया है बी और ए। बी, पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था बहुत सारे बी थे, एक ए था, तो उसमें ए और बी जो भी हो, रेटिनॉल हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे रासायनिक नाम, रेटिनॉल वगैरह, तो इस सब जो हो जाएगा B1 B6 B12, ये एक ही कैटेगरी के हो गए। लेकिन उसमें एक ऑप्शन था ए, तो ए क्या है आपका, वसा में घुलनशील होता है। एडिके जो होते हैं वसा में घुलनशील होता है, और बी और सी वसा में घुलनशील नहीं होता। क्लियर? तो बायोलॉजी में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आएंगे, और जैसे में आ सकता है विटामिन ए, किस अंग में विटामिन ए की अधिक मात्रा में एकत्र होती है, कि यकृत में होती है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, जैसे मैंने बताया वसा में घुलनशील है। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जल में कौन घुलनशील है चाहे नहीं है। तो जल में घुलनशील बीसी होता है, जल में घुलनशील क्या होता है, बीसी होता है, और वसा में क्या होता है, एडिके होता है। याद रखिएगा, जल में बीसी, वसा में एडिके, ठीक उल्टा होता है, ADEK, उसको मैंने शॉर्ट नाम दिया है एडिके। तो वसा में क्या होता है, एडिके होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, एडिके को, तो एडिके को याद हो गया। अब वसा क्या होता है ना, छोटा होता है, इसलिए उसमें बड़ा ठूसते हैं कि बड़ा बन जाए। बड़ा क्या ठूसा उसमें मैंने, एडिके ठूसा। वसा छोटा होता है, वसा बहुत कम होता है ना, तो उसमें बड़ा ठूसा, तो एडिके को ठूस दिया, तो यानी उसमें घुलनशील हो गया। बीसी क्या हुआ, 2 है, यानी कम है। जल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें बड़ा है ना, तो छोटा मैंने ठूस दिया। तो ये याद करने का तरीका हुआ। किसी भी टॉपिक को उसको जनरल वे में सोचिए, उसको हल कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आएंगे। और आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा आएंगे। जैसे वायुमंडल में CO2 की कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा है पता है आपको, 0.03%, और नाइट्रोजन की 78.07%, ऑक्सीजन की 20.93%, आर्गन की 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%। केमिस्ट्री में ये पूछ सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो जिप्सम से। इस तरह के प्रश्न आते हैं।
मिश्र धातु के बारे में पढ़ लीजिएगा, मिश्र धातु क्या होता है। ये सब टॉपिक आपके केमिस्ट्री से रहेंगे। ये भी हो सकता है एक बीजपत्री, ये क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है, इसको भी आप लोग एक बार देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग फिजिक्स पे। फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन ही होता है, 2-3 क्वेश्चन होते हैं। जैसे पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, पराध्वनिक देखिए शब्द में ही है, परा मीन्स अधिक, ध्वनि से उड़ते, ध्वनि की चाल से अधिक। अब किस ताप पे सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाएगा, तो -273 के पे। ये के क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है, केल्विन क्या होता है, इस सब के बारे में एक बार आप देख लेंगे। लिफ्ट में जब जाता है बच्चा, तो आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जाती है। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो उसको आपसे सॉल्व करना होगा। ये हो गया आपके फिजिक्स के। तो ये हो गया आपका साइंस ग्रुप, इस तरह के प्रश्न हल करेंगे। अब आते हैं मैथ पे। मैथ में मध्यमान, माध्यिका, बहुलक, इसको मैंने रखा है। इससे एक प्रश्न जरूर रहेंगे। अगर आपका बहुलक निकालना है, मध्यमान और माध्यिका दिया है, तो 3 इंटू माध्यिका कर देंगे, -2 इंटू माध्य कर देते हैं, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, बहुलक। अब आते हैं मध्यमान। अब तीनों को कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है, कि मध्यमान कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे। मैंने बताया अगर बहुलक निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। अगर इसमें से माध्यिका निकालना बहुलक दिया तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको सॉल्व करने आ भी जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे जो अलग होता है। अब आते हैं मध्यमान। मध्यमान क्या होता है, बीच वाला मान। टोटल को हम लाइन से लिख देंगे, बट्टा उतना संख्या कर देंगे। जैसे 35 और 37 दो अंक हुए, इन दोनों का मध्यमान कैसे निकालेंगे, 35-37 जोड़ेंगे, बट्टा 2 कर देंगे तो निकल जाएगा मध्यमान 35 + 37 बट्टे 2। तो ये क्या निकल गया, मध्यमान। अब माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका क्या होता है, टोटल को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। असेंडिंग का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, लाइन से लिख दिया। अगर विषम संख्या है तो बीच वाला संख्या हम उठा लेंगे। विषम संख्या है तो क्या करेंगे, बीच वाला संख्या उठा लेंगे। विषम संख्या मतलब 5 है तो 2 इधर कर देंगे, 2 इधर कर देंगे, 2 इधर किए, 2 इधर किए। अब बीच वाला जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, इसका आपका माध्यिका क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ये, इसका माध्यिका आपका 3 होगा, क्योंकि 2 मैंने इसको खाने के लिए दिया, 2 इसको खाने के लिए दिया, और जो बीच में आ गया बच गया वो हमने खा लिया, यानी वो आंसर हो गया। ये होते है माध्यिका। अगर 5, अगर वही 6 हो, कितना हो, 6 हो, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो उसको क्या करते हैं, 6 है तो 6 में क्या करते हैं, 6 ले लेते हैं, बट्टा 2 करते हैं, तो पहले से ले लेंगे हम लोग 6/2, यानी कितना हुआ, तीसरा लेंगे, और फिर उसमें 1 जोड़ देते हैं, चौथा लेंगे, तीसरा और चौथा को जोड़ते हैं, बट्टा 2 करते हैं। ये हो गया आपका माध्यिका हो गया। कैसे निकला, 6 है तो मैंने तीसरा स्थान वाला अंक लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 है तो तीसरा स्थान आपका क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद क्या लेंगे, 4 लेंगे, 3 4 जोड़ देंगे, 7 हुआ, बटे 2 कर देंगे, जितना दशमलव में आता है। अधिकतर जब भी माध्यिका सम संख्या का होता है वो अधिकतर दशमलव में होता है। इसका
ये मतलब नहीं कि दशमलव ही आएगा, कभी कभी सम संख्या विषम संख्या के चक्कर में वो पॉजिटिव भी आ सकता है, वो ये माध्यिका निकल गया। अब आते हैं बहुलक पे। बहुलक एक ऐसे तरीके से निकल, एक बहुलक होता है। अब बहुलक कैसे निकालेंगे? अगर संख्या दिया तो जो बार बार आता है, बार बार आए, गाना सुने हैं ना, वही बहुलक होता है। बार बार आए, हजार बार आए, तो वो क्या होगा? आपका बहुलक हो जाएगा। जो बार बार, जैसे मैंने तीन 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 चार बार लिख दिया, उसके दो लिखा, फिर एक लिखा, तो तीन तीन जो चार बार लिखा, तो यहाँ मेरा बहुलक क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। ये खत्म। वृत्त, शंकु, बेलन। वृत्त, शंकु, बेलन, इसको मैंने रखा है, इसको आप जरूर देख ले, इससे प्रश्न जरूर रहते हैं वृत्त, शंकु, बेलन से। अब बताइए वृत्त का सूत्र क्या होता है? जैसे क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। अब शंकु का सूत्र क्या होता है? उसमें h लगा देंगे, पाई स्क्वायर h। बेलन का सूत्र क्या होता है? सॉरी, मैंने यहां बेलन का बता दिया। बेलन का क्या होता है? बेलन में हम लोग क्या करते हैं? h लगा देते हैं। जैसे एक सूत्र याद कर लीजिए इसका, वृत्त का, उससे याद हो जाएगा ये दोनों। कैसे? तो शंकु का जब भी बात आएगा, उसमें होती है, शंकु में एक तिर्यक ऊंचाई होती है, वो जोड़ देते हैं l। बेलन में क्या होती है? उसमें ऊंचाई होती है, उसमें h जोड़ देते हैं, पाई स्क्वायर h हो गया तो बेलन हो गया, पाई स्क्वायर l हो गया तो क्या हो गया? शंकु हो गया। तो ये हो गया आपका वृत्त, शंकु, बेलन। इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारे होंगे, आप सॉल्व कर लीजिए, गाइड में भी होंगे, इसको डेली सॉल्व कीजिए। लाभ हानि, लाभ हानि परसेंटेज, लाभ कैसे निकालेंगे, हानि कैसे निकालेंगे, उसका परसेंटेज, इससे तो प्रश्न जरूर रहेंगे 2-3। इसको कैसे निकालते हैं, इसको जरूर देखें, जरूर बनाएं। अगर नहीं समझ में आता है किसी भी टॉपिक से, को कमेंट करें, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत ही अच्छा, और उस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा। औसत चाल कैसे निकालते हैं? औसत यानी चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अभिष्ट चाल कैसे हुआ, तो अभिष्ट चाल कैसे निकालते हैं, इसको भी जरूर जानें। ठीक है। और इसमें एक और चीज होता है, जैसे ट्रिक, मैथ में ट्रिक क्या है? कभी कभी ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में देखिए, जैसे पाई आर स्क्वायर निकालना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर निकालना है। पाई का मतलब होता है 22/7, 22/7। जब पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो उसमें देखिए भाग जिससे देते हैं, उससे वो, जैसे मैंने पाई स्क्वायर निकालना है, तो उसे 11 का देख लीजिए, 11 से कट रहा है कि नहीं। इस तरह जब आप बनाएंगे तो आप ट्रिक खुद ही मन में आ जाएगा, वो उस चीज से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, जिससे हम गुणा कर रहे हैं उससे वो डिवाइड हो जाना चाहिए। यानी भाग लग जाना चाहिए। तो ये सब ट्रिक आपके मन में चलेंगे, जिससे हमने गुणा किया। अब जाहिर सी बात है, कोई भी आंसर बनाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन बड़े बड़े दे दिए, ठीक है, और उससे मैंने मेरे सूत्र में है कि पाई है, उसमें 22 से गुणा हुआ है, और मान लीजिए सपोज कीजिए पाई आर स्क्वायर लिखा है। अब पाई का मतलब है 22/7 गुणे 7, आर का मान 7 है, गुणे 7 है, बट्टे मैंने क्या किया, 7 कर दिया, तो 7 से एक 7 कट गया, 22 गुणे 7 हुआ। 22 गुणे 7 हुआ, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, आप गुणा नहीं किए हैं चाहे कुछ भी, तो उसमें 22 गुणे जब 7 किए, बहुत सारे ऑप्शन है, आपको सूत्र नहीं याद है, तो सूत्र केवल ये पता है कि उसमें पाई था, इतना ही याद है। उसमें क्या देखेंगे, 22 आपका है, तो 22 से इसमें गुणा हुआ है, तो 22 से जब गुणा हुआ है तो 22 का निकाल लेंगे क्या, 11, 11 दूनी 22 होता है। अगर कटा भी होगा तो सबसे लास्ट वाला अंक क्या हुआ है, 11, 11 तो कभी नहीं कटा होगा, 11 को कोई काट सकता है, नहीं कटा है, अगर दशमलव में नहीं आंसर है तो 11 से क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे। अगर 11 से भाग लग जा रहा है तो समझिए सही है। तो ये हो गया ट्रिक। अगर सूत्र भी याद है, आप लंबा सा क्वेश्चन है और उसमें बहुत सारे पूछते जा रहे हैं, तो उसमें देखिए कि किससे भाग
किससे गुणा किया है मैंने, और उसका क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला, सबसे लास्ट वाला निकालेंगे। जैसे 22 है तो 11, 11 के बाद भाग ही नहीं लग सकता, किसी से कट ही नहीं सकता। तो ये हुआ मैथ का सबसे बड़ा ट्रिक, यानी तीसरा नेत्र हमेशा आप खुला रखेंगे। ठीक है, आप पूछ रहे थे कि मैथ पे लोड कीजिए, मैथ पे प्रश्न ये कीजिए, मैंने मैथ का भी बता दिया यहाँ आज टिप्स एंड ट्रिक्स में। अब आते हैं, ये हुआ साइंस और मैथ। अब आते हैं हिस्ट्री पे, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, अब हिस्ट्री पे बात करते हैं। हमारा अतीत, हमारा अतीत में 700 एडी से 1200 एडी को जरूर देख ले, यदि मध्यकालीन भारत को आप देख ले। एडी मिस आफ्टर डेथ, उसमें क्या हो, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आए थे, उसके बाद मोहम्मद गजनबी आया था, मोहम्मद गौरी आया था, यानी मुस्लिम, भारत में मुस्लिम जो आक्रमण हुआ था उसको जरूर देख ले। उसके बाद अंग्रेज आए तो क्या क्या किए, स्वतंत्रता, इसमें दिया भी 1857 का विद्रोह किया था, ब्रिटिश शासन का शिक्षा क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, इसको जरूर देख ले। भारत में पहले अंग्रेज आए तो भारत में क्या करने आए, कंपनी के व्यापार करने आए, फिर उन्होंने क्या क्या किया, फिर राज कैसे किया, फूट डालो की नीति क्या है, फिर ये सब आपको एक बार देख जाना है, यानी मध्यकालीन भारत से एक बार देख जाना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। महिलाओं की स्थिति एवं सुधार क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन भी देख लें 1885 से 1947 तक, गांधी जी ने क्या क्या किया, इसको भी जरूर देख लें, कब आंदोलन किया, कब क्या किया। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का, यानी आधुनिक भारत भी देख लें, मध्यकालीन भारत से लेके आधुनिक भारत सब कुछ देख लें, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह सब कुछ देख लें, दांडी यात्रा कब की थी, ये सब, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था 1942 में, तो ये सब आपको देखना होगा। एक बार इसको देख ले, अच्छे तरीके से पढ़ लें। उसके बाद इसमें भूगोल से भी क्वेश्चन आएंगे, तो भूगोल में क्या होगा, आपका सौरमंडल, सूर्य के कौन नज़दीक है, कितने सौरमंडल में ग्रह हैं, कौन सूर्य से नज़दीक है, कौन सूर्य से दूर है, कौन चमकीला है, कौन सुबह का तारा है, भोर का, किसके उपग्रह नज़दीक है, किसके उपग्रह दूर हैं, किसके उपग्रह सॉरी नहीं है, बृहस्पति, और सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, देखिए इसको याद करने ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, बृहस्पति सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा ग्रह। तो इस तरह के ट्रिक से आप लोग याद कीजिए, उसका नाम पे जाइए, उसको तोड़िए, उसको याद कीजिए। मंगल और बृहस्पति के बीच में, चाहे अगर सौरमंडल नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसको इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ा दूंगा, सौरमंडल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। बृहस्पति और मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे होंगे बहुत बहुत डॉट 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 होता है, उसको क्या कहते हैं। वायुमंडल के बारे में जान लें, कौन कौन से गैस है, जो मैंने ऊपर साइंस में बताया है, तो कौन कौन से गैस है, वो कैसे होते हैं, क्या करते हैं। जल मंडल, जल में क्या क्या होता है। उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, ये सब क्या है, उसके बारे में जान लें। और बिहार के बारे में, अब बिहार का एग्ज़ाम देने का, बिहार के बारे में ज़रूर जान लें। सामाजिक और राजनीतिक यानी सिविक्स आपका, और अर्थशास्त्र से कुछ क्वेश्चन, 2, 3 या 4 क्वेश्चन आपके जरूर रहेंगे। अर्थशास्त्र में आपका बाजारवाद, ये सब उसको जरूर देख ले। तो हमने अभी तक क्लियर किया कि किस तरह से प्रश्न आएंगे और कैसे कैसे जवाब देने हैं आपको। हिस्ट्री, सिविक्स, इसको आपको तो पढ़ना ही होगा। अगर इसमें किसी भी टॉपिक से आपको 6 to 8 मैंने बताया भी है, 6 to 8 आपको पढ़ना भी है, और अगर इसमें से किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मुझे कमेंट करें। आप ये ना कहें कि पूरा हिस्ट्री दे दीजिए, ये कैसे संभव है, पूरा हिस्ट्री, इतिहास, नागरिक, भूगोल मैं अगर दूंगा भी तो शॉर्टकट दूंगा। लेकिन अगर आप
पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, अगर मैं उसमें थोड़ा सा पॉइंट दे दूंगा कि ये करना है, जैसे मैंने ये तोड़ के इतना निकाला, तो इस टॉपिक को आप देख लीजिए ना। नहीं मिलता नेट से सर्च कर लीजिए, नहीं मिलता आपको 6 to 8 में कहीं ना कहीं तो होगा, 9-10 में होगा ना। उस टॉपिक को देख लीजिए। एक एक टॉपिक कितना देर लगेगा आपको, एक सब्जेक्ट पढ़ना है, एक एक टॉपिक डील करते निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पढ़ते अगर किसी टॉपिक पे नहीं मिलता उसको दीजिए, मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये था शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे क्रैक करेंगे बीटेट को। मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कभी कहीं नहीं सकते हैं कि मैं बीटेट क्वालिफाई नहीं हूँ चाहे नहीं होंगी। क्यों नहीं होइएगा? आपको लाने कितने मार्क्स हैं? 90 मार्क्स है, जिसमें 70 प्रश्न मनोविज्ञान से हैं। 70 प्रश्न जो मैंने बहुत सारे क्लियर किए, बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए हैं। अभी मैंने प्रश्न दिया था, उसमें 22 लेके आया था सुधा जी ने, 22, उसमें 30 में से 22। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा अगर पढ़ती है, अभी टाइम तो भी तो है, थोड़ा और ज़्यादा पढ़ती है, किसी किसी टॉपिक पे उनका क्लियर नहीं तो और ज़्यादा पढ़ती है तो और ज़्यादा आएगा। हिंदी से मैं डाल देता हूँ, तो हिंदी से जो भी संबंधित प्रश्न आएंगे उसमें भी आपके आ जाएंगे, 20 में से 15 तो ज़रूर आ जाएंगे आपके हिंदी में, उसमें नो डाउट। भोजपुरी, तो भोजपुरी के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, आप संस्कृत का बैकईयर बना लीजिए, बहुत सारे बुक्स हैं उसको बना लीजिए। और सोशल साइंस और साइंस मैंने अच्छे तरीके से बता दिया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह के प्रश्न आए थे और किस तरह से आपको हल करना है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सोशल साइंस पे कुछ वर्क करूँ जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, लेकिन इसके लिए आपको मुझे थोड़ा वक्त देना होगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।